नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी हुई कि बिनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो पूरा डिट्टो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आ रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके थैंक यू वेरी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत सारे लोग है ना कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सब बोल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मेहनत किया है और आपके लिए मेहनत किया है, आप सभी बच्चों के लिए मेहनत किया है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके चेहरे पे खुशी आए। इसके लिए हम लोग रात दिन लग के और हर मॉडल पेपर का आंसर के साथ दे रहे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में सिर्फ क्वेश्चन दे देना बड़ी बात नहीं है। आंसर अगर उसका सटीक दे, स्टूडेंट उसको पढ़ के जाए और पढ़ के जाने के बाद अगर एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब क्वेश्चन आता है तो सामने वही क्वेश्चन आता है जो सतीश सर यहाँ से दे रहे हैं, तो बच्चे की मन में खुशी आता है, अंदर से खुश होता है बच्चा, और वो खुशी का इजहार हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में मिलता है हमें। तो आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ज़रूरत है, तो उन तक पहुँचाइए वो सुविधाएँ। तो उसी सिलसिले में चूँकि 2 सब्जेक्ट हम लोगों का जो मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग दिया था HRM के अंदर वो भी आया, और हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो थ्योरी पेपर है, फिर मैं बता दूं आपको, थ्योरी के सारे क्वेश्चन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के मॉडल पेपर से ही आएंगे। मैं इस यूनिवर्सिटी को 12 साल से स्टडी कर रहा हूं, और यहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे से दूर नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कहाँ से आएगा, बट चैप्टर श्योर रहिएगा कि जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर से आएंगे, जैसा कि हम लोग कॉर्पोरेट में भी बता चुके थे आपको, सेम चैप्टर से आए भी। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल सेट 1, और ये सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। डर बहुत लगता है, ये सब्जेक्ट डराता बहुत है, बहुत सारे लोगों का नाम से ही हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ेदार चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने कंटेंट सही से नहीं समझा तो आपको दिक्कत होती है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे गाइड होने चाहिए आपके। अगर गाइड करने वाला व्यक्ति अच्छा हुआ ना तो टैक्स ईजी हो जाता है आपके लिए, टैक्स आसान हो जाता है। बस समस्या ये है कि आपको गाइड करने वाला व्यक्ति आसानी से समझा सके इसके कंटेंट को। इसके जो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है ये टैक्स, लेकिन ये जटिलता को आसानी से समझाने के लिए एक अच्छा गाइड होना आपको ज़रूरी है आपके पास। और अच्छा अगर गाइड आपके पास रहेगा तो ये सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। इसका ज्ञान जो है ना हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप नौकरी में चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी सोर्स से पैसा कमाते हैं और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रहे, हम लोग फिर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और ये नाम नहीं भूलिएगा, आपको मदद कर रहा है तो नाम भूलना भी नहीं है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जब भी कोई समस्या आती है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स सेमेस्टर 3 मॉडल सेट 1। क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम है, बोलता है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जिस वर्ष, एकदम साधारण भाषा में आप समझिएगा, किताबी भाषा तो सर यहाँ लिखा है, फिर से समझिएगा, जिस वर्ष हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जिस साल एक व्यक्ति अपना इनकम टैक्स पे करता है, पेमेंट करता है, उस साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर 12 महीने की अवधि होती है। असेसमेंट ईयर 12 महीने की ऐसी अवधि है जिस साल एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अभी 20-21 में कमाया, यानी 2020 से 2021 में कमाया, तो उसका असेसमेंट 21-22 होता है। जो 21-22 में कमाया उसका असेसमेंट क्या होता है, 22-23 होता है। जो अभी 22-23 में कमा रहा है, अभी हम लोग 22-23 में कमा रहे हैं, तो 22-23 में कमाएंगे तो 31 मार्च 2023 तक सरकार बोलती कमा लो। उसके बाद 23-24 असेसमेंट ईयर में 22-23 के इनकम के ऊपर, यानी 22-23 के इनकम के ऊपर 23-24 में आपको टैक्स देना होगा। तो याद रखिएगा, जिस साल, यानी असेसमेंट ईयर 12 महीने की वह अवधि होती है जिस साल एक व्यक्ति अपना टैक्स पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यहाँ लिखा है कर निर्धारण वर्ष शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करदाता की गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। और ये 12 महीने की अवधि होती है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। और अगर अभी हम बात करें तो बोलता है उदाहरण के लिए कर निर्धारण वर्ष अगर 22-23 है तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 21-22, यानी 21-22 के कमाए हुए पैसे पर हम कब टैक्स दे रहे हैं, 22-23 में। और जो 22-23 में कमाएंगे उसका टैक्स हम लोग 23-24 में देंगे। जो 23-24 में कमाएंगे उसका टैक्स हम लोग 24-25 में देंगे। ये असेसमेंट ईयर 12 महीने का एक ऐसा पीरियड है जिस साल आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। चलते हैं दूसरे इनकम। एसईसी क्या होता है, करदाता।
तो आपको मालूम होना चाहिए करदाता वह व्यक्ति होगा जो सरकार को टैक्स पे करेगा। जो व्यक्ति सरकार को टैक्स पे करता है वो सरकार के लिए कहलाता है एससीसी। अब हम कमा रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो एससीसी भी हम ही हुए। हम कमाए, कोई और टैक्स पे किया मेरे बदले में। होता है कभी कोई व्यक्ति कमाता है और टैक्स देने के पहले उसका डेथ हो जाता है, तो उसके इनकम के ऊपर उसके पेरेंट्स का, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तराधिकारी है, वो टैक्स पे करता है, वो भी एसएससी होता है। तो करदाता वह व्यक्ति होगा जो प्रीवियस ईयर के इनकम पर, यानी गत वर्ष के आय पर इस साल टैक्स पे करेगा। करदाता वह व्यक्ति होगा जो प्रीवियस ईयर के इनकम पर इस साल टैक्स पे करेगा, उसे हम लोग एसएससी बोलते हैं, करदाता बोलते हैं। अब आराम से पढ़ते रहिएगा। देखिए, वह व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी करदाता है। वह व्यक्ति जो कर के अतिरिक्त अन्य राशि यानी पेनाल्टी, फाइन, अच्छा हो सकता है कि कोई व्यक्ति टैक्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर मान लीजिए हम टैक्स पे कर दिए, बाद में पता चला कि हमारे ऊपर फाइन लग गया 500 रुपये का, फिर हम 500 चुकाते हैं, तो जब हम टैक्स पे कर रहे थे तभी हम एसएससी थे, और जब बाद में हम पेनाल्टी पेमेंट कर रहे तो भी हम एसएससी। तो ऐसा व्यक्ति जो फाइन देता है, पेनाल्टी देता है, वो भी एसएससी कहलाता है। तो आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं कि एसएससी क्या होता है। तो वह व्यक्ति जो टैक्स देता है, जो टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल या हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी। द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी। अब चलते हैं थर्ड, बोलता है नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा, नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी बहुत समझना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति, एकदम साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा व्यक्ति जो कभी आज तक भारत आया ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो भारत कभी आया ही नहीं, उसे बोलते हैं नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, या इसको नॉन रेसिडेंस बोल सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको नोट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए जो बेसिक कंडीशन है उसमें से एक भी पूरा नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को भारत में गत वर्ष में असाधारण माना जाएगा यदि वह पिछले 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा है, यानी पिछले 10 साल में लगातार 9 साल जो है ना भारत में नॉन रेसिडेंट रहा है। नॉट रेसिडेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत आया नहीं कभी, जो भारत कभी नहीं आया, भारत आया नहीं 9 साल में, भारत के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या बोलते हैं, असाधारण निवासी बोलते हैं। या वह गत वर्ष यानी पिछले साल के पहले 7 सालों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा है, तो वो व्यक्ति कहलाएगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जिसके गत वर्ष में कुल आय विदेशी सौतन की भाई को छोड़कर 15 लाख से अधिक है, वह गत वर्ष में 120 दिन या उससे अधिक रहा है, तो अनिवासी कहलाएगा। और एक ध्यान देना, यह एक भारत का नागरिक जो कि भारत में धारा 6 के अंतर्गत निवासी माना गया है, वो भी असाधारण निवासी होगा। तो ऐसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, साधारण निवासी मतलब जो भारत में रहता है। हम लोग के बारे में बोलो तो हम लोग कभी विदेश गए नहीं, ना वीज़ा बना, ना पासपोर्ट बना, तो हम लोग निवासी हैं। एक होता है असाधारण निवासी, ये है हम लोग साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये असाधारण है, जो कभी भी उछलते रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक होता है अनिवासी, नॉट रेसिडेंट, वो फॉरेन वाला है। अब अमेरिका का कोई आदमी यहाँ आया नहीं तो मेरे लिए अनिवासी है। हम यहीं ज़िंदगी भर रहे तो हम निवासी हो गए, और जो उछलते रहता है वो इसी में आ जाएगा, कभी इंडिया में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो उसके लिए जानना जरूरी होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे बोलेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये पूरा आंसर है, चारों टॉपिक को लिख दीजिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बताइए। एक एम्प्लॉई जब नौकरी करता है तो अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है। तो अगर अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एम्प्लॉई कुछ पैसा बचा के रखता है, फिर ध्यान देगा, अगर कोई व्यक्ति भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई एम्प्लॉई कुछ पैसा बचा के रखता है, तो ऐसे पैसे को किस फंड में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है प्रोविडेंट फंड में, ताकि भविष्य में एक एम्प्लॉई को अच्छा खासा पैसा मिल सके। तो ये लिखा जाता है कि भविष्य निधि, जैसा कि इसके शब्दों से स्पष्ट है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना। प्रायः सभी नौकरियों में कर्मचारियों के वेतन में से एक निश्चित राशि काट दी जाती है और वह एक फ़ंड में जमा कर दिया जाता है, जिसे हम फ्यूचर फंड बोलते हैं या प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति रिटायर करता है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा उसे वापस कर दिया जाता है।
अब देखिए प्रोविडेंट फंड का मीनिंग है, प्रोविडेंट फंड 4 तरह का होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो हम लोगों को यहाँ सैलरी में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको प्रोविडेंट फंड का मीनिंग पूछा था तो मीनिंग लिखना है सिर्फ। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर ध्यान दीजिएगा। जिस वर्ष एक व्यक्ति आय अर्जित करता है, जिस वर्ष एक व्यक्ति आय अर्जित करता है उस वर्ष को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, गत वर्ष बोलते हैं। और याद रखिएगा गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। गत वर्ष 12 महीने से कम का भी हो सकता है और 12 महीने से ज़्यादा का भी हो सकता है, सॉरी ज़्यादा का नहीं, 12 महीना या 12 महीने से कम का हो सकता है। तो बोलता है कि प्रीवियस ईयर 12 महीना या उससे कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर याद रखिएगा 1 साल का होगा। प्रीवियस ईयर 12 महीना या उससे कम का हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने की ऐसी अवधि है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। और प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होगा जिस साल एक व्यक्ति अपना इनकम अर्न करता है, यानी कि जिस 12 महीने के पीरियड में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम अर्न करता है, तो जिस साल एक व्यक्ति अपना इनकम कमाता है उस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जिस साल उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं, जो कि यहाँ आपके पास है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम का भी हो सकता है। अब बताइए कि कोई व्यक्ति का 1 दिसंबर को नौकरी लग जाता है, तो दिसंबर का सैलरी, जनवरी का सैलरी, फरवरी का सैलरी, मार्च का सैलरी, 4 महीने के ऊपर अगला साल टैक्स देगा। तो पहला साल जरूरी नहीं कि सब प्रीवियस ईयर सबका 12 महीने का ही हो, प्रीवियस ईयर 12 महीना या उससे कम का भी हो सकता है। और ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या जानते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 5 ही क्वेश्चन आपके पास था। ई तक देखिए, ई तक है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा पैटर्न होता है कि क्वेश्चन 4 नंबर का तो थोड़ा ज़्यादा लिखना है आपको आंसर, क्योंकि 5 क्वेश्चन है और 20 नंबर है, तो 5 क्वेश्चन 20 नंबर, इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ। तो 4 नंबर में थोड़ा ज़्यादा डिटेल लिखना है। अगर 2-2 नंबर का पूछेगा तो कम कम भी लिखिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको ज़्यादा इसमें लिखना है, इसलिए थोड़ा डिटेल में डाला हुआ है ताकि आसानी से आप समझ सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल गेन, व्हाट एग्जम्पशंस आर अलाउड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति अपने कैपिटल एसेट को बेचता है और कैपिटल एसेट को बेचने से अगर प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जो टैक्स देना है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्स देना है। बोलता है कैपिटल गेन का मतलब होता है पूंजी लाभ का मतलब होता है, कैपिटल गेन का मतलब होता है गेन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर हम पूंजीगत संपत्तियों को हस्तांतरित करते हैं यानी बेचते हैं, वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स गेन रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर हम पूंजीगत संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से कोई गेन अगर प्राप्त होता है, वहाँ से कोई इनकम प्राप्त होता है, तो वो इनकम कहलाता है कैपिटल गेन। अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहा है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आ गया तो उसका टैक्स उसको कैपिटल गेन हेड में देना होगा। तो कोई दिक्कत है? पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाले आय को कैपिटल गेन यानी कैपिटल गेन हेड में पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग किया जाएगा। कैपिटल गेन हेड में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब पूंजीगत लाभ के लिए आपको देखना होगा कि 2 तरह का कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ में इंडेक्स करने का जरूरत नहीं पड़ता और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में इंडेक्स करना पड़ता है। आप अगर बनाए होंगे तो वहाँ इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ता है। कोई दिक्कत है? अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अगर आप कैपिटल गेन का टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं तो कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं इसमें। तो कैपिटल गेन का डेफिनेशन आपके पास है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से डिडक्शन बोलता है। आयकर अधिनियम में कर मुक्त पूंजी लाभों की चर्चा 2 स्थानों पर की गई है। तो कौन कौन सा है, ध्यान देते जाइएगा क्या करके, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है। बोलता है धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कर मुक्त पूंजी लाभ और एवं कुछ विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को आयकर की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित उपवाक्य शामिल किए गए हैं जो सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को पूंजी लाभ की कर मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन कौन सा टैक्स फ्री है? तो पहला बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स। अगर आप यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से कोई कैपिटल गेन होता है, उसके छूट के लिए ये नियम है। दूसरा बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इलिजिबल इक्विटी शेयर। कुछ इक्विटी शेयर को अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वहाँ से रिसीव करते हैं तो छूट मिलने का है। उसके नीचे है विनिर्दिष्ट शहरी सीमाओं के अंतर्गत स्थित कृषि भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर पूंजी लाभ। कैपिटल गेन ऑन कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन
कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट, वहाँ पे आपको कुछ छूट का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये सारे पढ़िए आप कौन कौन से छूट के प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ कैपिटल गेन में छूट मिल सकता है टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए, वो आपके पास यहाँ दिया हुआ है। अब नीचे बोलता है कि और कहाँ कहाँ टैक्स मिल सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी घर को बेचते हैं और नया घर खरीदते हैं, अगर आप किसी घर को बेचते हैं, सेक्शन 44 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज हुआ होगा क्वेश्चन बनाने में सेक्शन 54 सेक्शन 54 देखिए, 54, 54B, 54B डी, 54EC, 54E, 54F, 54G, 54GA, 54GB एंड 54H, ये सारे सेक्शंस अलाउड होते हैं डिडक्शन के लिए। तो पहला बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रेसिडेंशियल हाउस बेच देता है और नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदता है, तो जितने रुपये का नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदता है सारा का सारा छूट मिलेगा। एक व्यक्ति अपना पुराना रेसिडेंशियल हाउस बेच देता है और नया रेसिडेंशियल हाउस अगर बनाता है या खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पूरा का पूरा छूट मिलेगा। नए रेसिडेंशियल हाउस का जो भी कॉस्ट होगा उसे उस पर छूट मिल जाएगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये छूट याद रखेगा उस बेचने का नहीं, जो आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, उसके 36 महीना मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ 36 महीना लिखा, मतलब 3 साल पहले या 3 साल बाद आप बेनिफिट ले सकते हैं। यानी अगर हमने 2020 में बेचा तो 20 से 3 साल पहले या 3 साल बाद तक आपको नई प्रॉपर्टी खरीद लेनी होगी, तभी ये छूट आपको अलाउड होगा। अगर 3 साल के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं, ट्रांसफ़र जिस साल बेचे हैं उसके 3 साल पहले और 3 साल बाद तक अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं, तो फिर जो आप बचाए हुए अपने प्रॉफिट को, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। उसके बाद बोलता है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ से कोई कैपिटल गेन होता है तो वो तो ऐसे भी डिडक्टेबल है, वो तो ऐसे भी छूट मिल जाता है। उसके आगे बोलता है कैपिटल गेन ऑन ए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 54D का। बोलता है उसके बाद कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स, सेक्शन 54EC का भी मिल जाता है। और आगे नो टैक्स लिमिटेड लायबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ सर्टेन फंड्स, ये भी बेनिफिट मिल जाता है। तो सारे बेनिफिट है, आराम से घर में बैठ के पढ़ते रहिए कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं, कौन कौन से टैक्स रिलीफ हैं, टैक्स बेनिफिट हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एनुअल वैल्यू क्या है, आप परिभाषा दीजिए। एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे। अब एनुअल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स कैलकुलेट होता है ना, वो एनुअल वैल्यू के ऊपर होता है। तो वार्षिक मूल्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि कैसे हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं किसी प्रॉपर्टी का। तो इसको समझा देते हैं एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जब निकालेंगे तो GAV निकालते थे। GAV का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट। ये दोनों जो है बाबू लोग इसमें माइनस कर लेंगे तो यहाँ जो बचता है वो कहलाता है एनुअल वैल्यू। और इसी के ऊपर टैक्स देना होता है। यानी हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स आपको लगेगा वो एनुअल वैल्यू के ऊपर लगेगा। और एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, तो बोलता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट जो है वो माइनस कर देते हैं, तो निकल जाता है एनुअल वैल्यू, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और वही एनुअल वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि जब भी टैक्स लगाया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तो एनुअल वैल्यू के ऊपर ही लगता है। अब यहाँ क्वेश्चन आगे लिखा है कि मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में कौन कौन सा स्वीकृत कटौतियाँ घटाई जाती है। तो थोड़ा सा यही समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है ना, अगर इस फॉर्मेट को देखें तो बोलता है डिडक्शन यहाँ पे लेस होता है। क्या होता है, डिडक्शन। डिडक्शन होता है 54 का। पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। यही पूछ रहा है कि कौन कौन सी कटौतियाँ घटाई जाती है। तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती घटता है पहला पूछ रहा है ये कैसे निकालेंगे। और फिर इससे टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए पहला डिडक्शन ये और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों डिडक्शन जो है वो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और तब जो बचता है ये निकलता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये निकलता है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP कितना निकलेगा, तो यही बस पूछ रहा है आपको। अब इसी को पूरा कहानी बना के समझाना है, क्योंकि सबसे पहले पूछा है एनुअल वैल्यू क्या है, फिर पूछ रहा है कि एनुअल वैल्यू से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए कितने डिडक्शन लेस होते हैं, तो 2 ही डिडक्शन लेस होते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट है याद है आप लोगों को ना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है। किसका 30%, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का 30% लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बोलता है इसका 30% कट जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन लेके आप घर बनाए और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किए तो उसका छूट मिलता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का भी 2 नियम था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और आफ्टर कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यहाँ 2 चीज़ था, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए प्री पीरियड क्या है, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पोस्ट पीरियड क्या है, यानी जब मेरा घर बन के कंप्लीट हो जाएगा तब का ब्याज का क्या होगा, तो बोलता है तब का ब्याज पूरा डिडक्टेबल होगा। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन का है उसका 1/5 करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन लेते थे, जो कि आपको रूल्स बता दिया गया था कि अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उस इंटरेस्ट का बेनिफिट हम लेंगे घर बनने के बाद से। अब पोस्ट एक्विजिशन के पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं, घर बन गया अभी हम ब्याज दे रहे हैं तो साल ही साल उसी साल सारा का सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और इसी को यहाँ पे पूरा कहानी बना के दिया हुआ है, जो आप आराम से घर में बैठ के इसको पढ़ेंगे। ये PDF आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा ऐप पे, और जो बच्चे नए हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। अगर फ्री में कुछ अवेलेबल मटेरियल है तो उसका फ़ायदा उठाइए, और बाकी मटेरियल चार्जेबल होता है बालक लोग। देखिए पहले हम लोग देख लिए 30% का डिडक्शन, देख लीजिए 30% डिडक्शन है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। किस लिए मिलता है 30%, तो भैया जो इतना रंग पोचाड़ा पेंट उंट कराना है सबका खर्चा उसी में 30% भी डिडक्टेबल होता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा कहानी अलग है, जो कि आपको समझा दिया गया था पहले भी। इंटरेस्ट ऑन लोन का समझा चुके हैं, पोस्ट और प्री, अरे आराम से बैठ के पढ़ेगा, पोस्ट इक्विजिशन कैसे होगा, प्री इक्विजिशन कैसे होगा, पूरी कहानी रखी हुई है इसमें। अगर आप ट्यूशन लिए हैं कहीं तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं लिए हैं सर तो आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि टैक्स का थ्योरी आप अपने मन से नहीं लिख सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म इनकम, इनकम क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, और डिफरेंस बताइए कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या अंतर है। बताइए, इनकम का परिभाषा तो सर इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता, इनकम का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट भी डिफाइन नहीं कर पाया। तो बोलता है इनकम क्या है इसकी परिभाषा देना मुश्किल है। लेकिन यहाँ लिखा भी है, देखिए आयकर के अध्ययन में आय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयकर किसी व्यक्ति के आय पर ही लगता है। आय शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक प्राप्ति से जो कुछ नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन 5 शीर्षक में हो सकते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड को जोड़ेंगे तो इनकम आ जाएगा। वास्तव में आयकर अधिनियम की विषय सामग्री ही आय है, किंतु आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं। आय का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जितने तरह से आपको रेवेन्यू मिल रहा है ना वो इनकम है, जहाँ से भी आपको मिल रहा है। देखिए आय के कुछ लक्षण है, जैसे फॉर्म्स ऑफ इनकम, कहाँ से आ रहा है। यू मस्ट हैव रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, इनकम बाहर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में डाले कि इनकम हो गया, ऐसा नहीं बोलते, बाहर से इनकम मिलना चाहिए तभी इनकम है। इनकम की वैधानिकता, इनकम रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर भी रहेगा तो इनकम माना जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों लिखा हुआ है। रेसिप्ट ऑफ इनकम, इनकम प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 करोड़ रुपया का माल बेच दिया हम, लेकिन सब उधार बेचे, पैसा नहीं मिला और खुश हो रहे हैं कि हम तो कमा लिए। मान लीजिए कि कोई आदमी 4 करोड़ का माल खरीद के 5 करोड़ में बेच दिया, लेकिन सब उधार बेच दिया, और खूब खुश हो रहा है कि 1 करोड़ कमा लिए। बताइए 1 करोड़ कमाया, अरे हाथ में आएगा तब ना पैसा तुम्हारा, और नहीं आया तो वो 4 करोड़ चल जाएगा। इसीलिए ध्यान देना है कि इनकम जब हाथ में आ जाए ना तो इनकम मानते हैं हम लोग, उससे पहले इनकम नहीं मानते, क्योंकि जब तक रिसिप्ट नहीं होगा तब तक इनकम नहीं मानेंगे। तो एक करके सबके बारे में दिया हुआ डिटेल आप ये समझ सकते हैं कि इनकम का क्या फीचर्स है, क्योंकि परिभाषा इनकम का नहीं सर, परिभाषा इनकम का नहीं है, लेकिन फीचर्स है। ये सारे हम लोग इनकम के फीचर्स के रूप में देख सकते हैं। आगे क्या लिखा है,
इनकम रिसीव भी हो सकता है, एक्रूड भी हो सकता है। अच्छा, तलाक देने के बाद अगर कोई पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस अलाउंसेस देता है तो वो इनकम उसकी पत्नी के लिए नहीं कहलाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति तलाक दे देता है और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए पैसा देता है, तो जो व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है, तो अगर किसी की पत्नी को मेंटेनेंस रिसीव हो रहा है उसके पति से तलाक के बदले में, तो वो उसका इनकम नहीं माना जाएगा। अच्छा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है तो विवादित संपत्ति है, वहाँ से जो व्यक्ति इनकम रिसीव करेगा इनकम माना जाएगा। उसके आगे क्या लिखा है, सेविंग ऑफ एनी मेंबर्स। अच्छा, परिवार के कोई सदस्य, जैसे हम कमाते हैं, हम किसी को खर्चे के लिए दिए और वो खर्चा में से कुछ पैसा बचा लिया, तो उसका इनकम नहीं माना जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं कि किसको इनकम माना जाएगा और किसको इनकम नहीं माना जाएगा। देखिए एक एक करके डिटेल है, जितना हिम्मत है लिखते रहिए और पढ़िए, और आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि आपको डिटेल लिखना है। तो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो डिटेल पढ़ना होगा। अब बोल रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से मालूम है कि ग्रॉस टोटल इनकम पहले निकलता है, उसके बाद टोटल इनकम निकलता है। जीटीआई से टोटल इनकम कैसे निकालते थे, यहाँ पे हम डिफरेंस को समझा देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, तो इसका डिफरेंस आप आराम से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जीटीआई के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए, पाँचों हेड के इनकम, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा होता है, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, इसको कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा गया, इस जगह पे हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम, और चौथा आता है अदर सोर्सेज इनकम। अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड के इनकम को जोड़ देंगे तो निकल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ माइनस कर देते हैं, डिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या कर देते हैं, डिडक्शन 80C से 80U तक का, 80C से अगर 80U तक का डिडक्शन इसमें लेस कर देंगे तो जो मेरा निकलेगा, इसको बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम भी हम लोग बोल सकते हैं, टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल, यही लिखा हुआ है। अब इसी को परिभाषा बोल रहा है, दोनों में अंतर क्या है, तो बताइए। टोटल इनकम निकालने, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए बोलता है एग्रीगेट ऑफ 5 हेड इनकम, पांचों हेड के इनकम को जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा, और उसमें डिडक्शन को लेस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा, जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है। और यही दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस यहाँ देख लेंगे कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है मीनिंग, ग्रॉस टोटल इनकम क्या लिखा है, देखिए, पांचों हेड के इनकम को, वेतन, मकान, संपत्ति, बोलता है एग्रीगेट ऑफ सम टोटल ऑफ 5 हेड इनकम, पांचों हेड के इनकम को जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। और ग्रॉस टोटल इनकम में 80C से 80U तक का डिडक्शन लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में 80C से 80U तक का डिडक्शन लेस कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा। दूसरा बोलते हैं 80C की कटौतियाँ, तो ग्रॉस टोटल इनकम में 80C का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने में 80C का कहीं डिडक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन टोटल इनकम निकालने में 80C का डिडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ लिखा है कि हाँ जी, टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 80C का डिडक्शन लेस करने के बाद ही आता है। आयकर को पूर्ण करना, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ मतलब तो लगभग 10 के लगभग में लिखता है।
जैसे 375 है या 376 है तो 76, 75 और 74 नहीं लिखेगा, 54, 58 नहीं, उसको 10 के लगभग में लिखता है। तो बोलता है कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा 54, 58 मानेंगे। लेकिन जब टोटल इनकम निकालेंगे ना, तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का टोटल इनकम आ गया 17,442 या 22, तो इसको लिखा जाएगा 17,420, 2 रुपया छोड़ दिया जाएगा। अगर इसको 28 आता है ना तो 30 मान दिया जाता है, तो मतलब 10 के लगभग में राउंड ऑफ कर देता है। राउंड ऑफ मतलब लगभग कर देता है। तो वही यहाँ लिखा है कि इसमें 10 के राउंड ऑफ नहीं करेगा, इसमें 10 के राउंड ऑफ करेगा। आयकर की गणना इनकम टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं निकलता है। इनकम टैक्स जब भी निकलता है तो टोटल इनकम के ऊपर निकलता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखता है दोनों आयों का बराबर होना। कब दोनों आय बराबर हो जाएगा, यानी कौन सा ऐसा केस होगा जब ये और ये, इसका और इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो भैया तभी ये बराबर होगा ना जब कोई आदमी कहीं पैसे नहीं बचाता होगा। ये डिडक्शन अगर किसी आदमी को मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब समझते हैं कोई आदमी कहीं बचा नहीं रहा है जहाँ डिडक्शन मिलता है। तो अगर डिडक्शन जहाँ पे मिलता है, अगर कोई आदमी वहाँ पे पैसा नहीं बचा रहा है तो उसका ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसको डिडक्शन मिल नहीं रहा है। तो जिस व्यक्ति को डिडक्शन अलाउड नहीं होते 80 से 80 तक का, उसका ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यही बात यहाँ लिखा है। उसके आगे क्या लिखा है कि कुल आय की गणना में होने वाली कटौतियाँ, ध्यान दीजिएगा। अगर टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कटौतियों की जानकारी आवश्यक नहीं है, हमको कोई ज़रूरत नहीं। अगर ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो हमको क्या मतलब बताइए, ये निकालते समय आपको इसका कोई ज़रूरत है कि डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं ग्रॉस निकालने के लिए। लेकिन टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए डिडक्शन का ज़रूरत है ना, कि आप कहाँ कहाँ पैसा जमा रखें। तो अगर किसी को GTI निकालना है तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि LIC कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन टोटल अगर टैक्सेबल इनकम निकालना तो पूछता है कि LIC कराएं कि नहीं कराएं, पूछता है कि प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किए कि नहीं किए, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं कि नहीं कराएं। क्योंकि ग्रॉस से नेट जाने के लिए, यानी टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 80 से 80 तक का डिडक्शन का पूरा जानकारी देना होगा। और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो थोड़ा पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो हम लोग अगले क्लास में देखने वाले, तो वेट कीजिए, पार्ट 2 का जल्द ही आएगा। थैंक यू।